चौसर के सेकेंड पीरियड पे, जो कि बोला जाता था एज द इटालियन पीरियड। इस टाइम के ड्यूरिंग चौसर ने इटली विज़िट किया था और उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इटालियन राइटर्स का। और ये इटालियन राइटर्स थे दांते, बोकाशियो एंड पेट्रार्क। तो इन तीन राइटर्स का चौसर के वर्क्स पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है। अब ट्रोइलस एंड क्रेसीड जो है वो सेकेंड पीरियड का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है। जो चौसर का इटालियन पीरियड था उसका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो है दैट वाज ट्रोइलस एंड क्रेसीड। नाउ इट इज़ एन एपिक पोएम। एपिक पोएम जैसे कि हमें पता है क्या होता है, इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट दैट इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ सुपर नेचुरल वे। और इसमें राइम रॉयल स्टैंजा का यूज़ होता है, जो कि यूजुअली चौसर की पोएम्स में यूज़ किया जाता था। 7 लाइन स्टैंजा जो था वो होता है राइम रॉयल स्टैंजा। द पोएम इज़ कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्रेज ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। अब ये पोएम जो है, ये लाइन हमने यूजुअली काफ़ी जगह सुनी होगी, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो यही पोएम है जिससे ये लाइन ली गई है। अब चौसर का इस वर्क के लिए क्या सोर्स था, तो चौसर जो थे वो इटालियन इन्फ्लुएंस था उन पे। तो इस वर्क का जो इन्फ्लुएंस था वो था बोकाशियो का इल फिलोस्ट्रेटो। ओके, नाउ इट वाज कंसिडर्ड एज अ कोर्टली रोमांस। एक कोर्टली रोमांस था बिटवीन द लीड कैरेक्टर्स दैट इज ट्रोइलस एंड क्रेसीड। उनकी लव स्टोरी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से चीज़ें हुई और क्या हुआ उनके बीच में। नाउ देयर वॉज अ सूदसेयर और अ प्रोफेसर जो और एज यू कैन से अ प्रोफेसर, सूदसेयर जो कि प्रोफेसीज करता है किसी चीज़ के बारे में या कोई इवेंट होने वाला है जो फ्यूचर में उसके बारे में। तो इन सूदसेयर का नाम था कैल्चस। अब कैल्चस ने क्या प्रोफेसाइज किया कि जो जहाँ पे वो रहते हैं, जो सिटी ऑफ ट्रॉय है, वो कुछ समय में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपनी सिटी छोड़ के ग्रीक्स के साथ मिल जाएंगे। तो जब उनकी सिटी के लोगों को इस बारे में पता चला तो वो उनके अगेंस्ट हो गए और इस वजह से जो इल विल थी, जो सब बुरी चीज़ें थी, वो उनकी डॉटर पे आ गई और उनकी डॉटर को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। उनकी डॉटर का नाम था क्रेसीड। अब नेक्स्ट हमें बताया गया है ट्रोइलस के बारे में। ट्रोइलस कौन थे? अब जो ट्रॉय की जो वॉर हुई, ट्रोजन वॉर का मेन बैकग्राउंड है इस स्टोरी में। जो भी ट्रोजन वॉर के इवेंट्स हुए थे वो भी ट्रोइलस एंड क्रेसीड में एलैबोरेटली बताए गए हैं कि वही इसका बैकग्राउंड है। तो अब जो ट्रोइलस था, ही वॉज अ वॉरियर। तो एक दिन वो लव की इंसल्ट करते हैं। ही सेज दैट ही इज़ अगेंस्ट लव। वो लव में मानते ही नहीं है, ही डजंट बिलीव इट। तो जब ये बात गॉड ऑफ लव को पता चलती है तो वो उन्हें एक पनिशमेंट देते हैं, जिस पनिशमेंट की वजह से ही फॉल्स इन लव विथ क्रेसीड। ट्रोइलस को क्रेसीड से प्यार हो जाता है। अब इसके बाद ही हैज़ अ कॉन्टिन्यूस लाइकिंग फॉर हर, जिसकी वजह से वो उसे नहीं भूल पाते हैं। सो फर्दर एज द स्टोरी प्रोसीड्स, क्रेसीड के जो अंकल थे पैंडरस, वो बहुत क्लेवर थे। उन्होंने किसी तरह से ट्रोइलस एंड क्रेसीड को मिलाने की कोशिश की और उन्हें साथ में भेज दिया। अब जब क्रेसीड के फादर को, कैलीमेचस को, ये बात पता चलती है तो सब ग्रीक्स को लेके लड़ने के लिए आ जाते हैं। किसके साथ? ट्रोइलस के साथ लड़ने के लिए ले आते हैं। तो दोनों डिसाइड करते हैं, कौन? ट्रोइलस और क्रेसीड, कि वो अब भाग जाएंगे। बट क्रेसीड सजेस्ट कि भागना सही ऑप्शन नहीं है। वो कहती है कि मैं अभी ग्रीक आर्मी के साथ चली जाती हूँ, बट कुछ दिन के बाद शी विल रिटर्न बैक टू ट्रोइलस। और ये मान के ट्रोइलस उसे जाने देता है और उनका वेट करता है। बट आफ्टर सम डेज उसे पता चलता है कि वो नहीं आ रही। एंड इस बीच क्या होता है
कि डायोमीड्स, जिसका प्रपोजल आता है क्रिसीड के लिए, डायोमीड्स का प्रपोजल आता है और क्रिसीड उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है एंड शी डिसाइड्स टू मैरी डायोमीड। और अब इस टाइम तक दोनों को, ट्रोइलस और पैंडरस को, ये यकीन हो गया है कि क्रिसीड अब वापस नहीं आने वाली है। एंड फाइनली जो नरेटर हैं, जो हमारे चौसर हैं, एंड में अपनी पोएम कंक्लूड कर देते हैं सेइंग, एक्चुअली ही इज़ अपोलोजेटिक, और अपोलोजेटिक वे में ये पोएम कंक्लूड करते हैं बाय सेइंग कि उन्होंने विमेन को इन द फॉर्म ऑफ क्रिसीड एक बुरी तरह से पोर्ट्रे किया है, तो उसके लिए रिग्रेटफुल है। वो सॉरी बोल रहे हैं अपनी ऑडियंस को, और वो बताते हैं इन दी एंड कि किस तरह से ट्रोइलस की डेथ हो जाती है इन द वॉर, और वो एंड में पोएम डेडिकेट करते हैं अपने दो कंटेम्प्रेरीज को, जो थे गोवर, जॉन गोवर और विलियम स्ट्रोड को। वो इन तीनों को मिलाकर, चौसर, गोवर और स्ट्रोड, इन तीनों को क्राइस्ट के फॉलोअर मानते थे, और वो उन्हें डेडिकेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम इस ट्रिनिटी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और क्राइस्ट के मैसेज को दुनिया तक पहुंचाएंगे। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बाय चौसर इज द हाउस ऑफ फेम। अब जो हाउस ऑफ फेम है, इट इज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम विजन। अगेन बाकी सब वर्क्स की तरह चौसर के ये भी एक ड्रीम विजन पोएम है। आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि कौन सी ऐसी पोएम है जो ड्रीम विजन नहीं थी चौसर के वर्क्स में से। तो यू कैन जस्ट मेक अ लिस्ट कि कौन सी पोएम ड्रीम विजन की है और कौन सी नहीं है। नाउ इट इज़ एन अनफिनिश्ड पोएम। तो ये जो पोएम थी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इट इज़ रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। बाकी सब वर्क्स की तरह इसमें भी ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स हैं। एंड देन अब इसका जो स्ट्रक्चर है दैट वाज सेम टू दैट ऑफ दांतेस फेमस वर्क डिवाइन कॉमेडी। सेम स्ट्रक्चर था, और इसमें भी काफ़ी सारी फेमस पर्सनालिटीज़ का रेफरेंस दिया गया है, और ये डिवाइन कॉमेडी में भी था। दांते के वर्क डिवाइन कॉमेडी में भी काफ़ी पर्सनालिटीज़ का रेफरेंस था, बट एक्चुअली ये वर्क क्या कोशिश कर रहा है, इट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू मॉक Dante's Divine Comedy. That is, it is a parody of Dante's Divine Comedy. उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर इस वर्क में। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स अपनी लाइफ से समवॉट लिंक्ड होना। अब जो नरेटर है चौसर, यहाँ पे ये पोएम माना जाता है कि कहीं ना कहीं चौसर की लाइफ से लिंक्ड है। सो दिस इज़ वन ऑफ चौसर्स ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डेडिकेशन टू गॉडेस वीनस। माना जाता है कि ये चौसर ने गॉडेस वीनस को डेडिकेट करने के लिए लिखी थी। अब जो पोएम है ये स्टार्ट होती है एक पोएम के साथ ही। इसमें नरेटर जो हैं स्टार्टिंग में बात करते हैं क्या ऐसे रीजंस होते हैं ड्रीम्स के। एक पोएम लिखी गई है स्पेशली उसके ऊपर ही, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रीम्स। एंड उसके बाद व्हेन द पोएम स्टार्ट्स, चौसर इन्वोकेट करते हैं गॉड ऑफ स्लीप को, मतलब कि वो गॉड ऑफ स्लीप को बुलाते हैं कि उन्हें पावर दें ताकि वो अपनी पोएम को, ऑडियंस को, अपने आइडियाज़ को नरेट कर सकें। देन अब जब ऑथर जो है, जो नरेटर है हमारे चौसर, वो अपनी स्लीप में जब अपनी ड्रीम से उठते हैं, अपना ड्रीम में होते हैं, तो उस टाइम पर वो एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहां आसपास उन्हें इमेजेस नज़र आती है वीनस की, क्यूपिड की। तो उससे वो प्रिज्यूम करते हैं कि ये वीनस का टेम्पल है जहां पे वो पहुंच चुके हैं। और अब वीनस के टेम्पल में उन्हें एक पत्थर मिलता है, एक ब्रास का पत्थर मिलता है जिसके ऊपर एनीड लिखी गई है। वर्जिन की जो नॉवल थी एनीड, वो लिखी गई है उस पत्थर पे। और ये देखने के बाद फिर वो डिटेल में चले जाते हैं ये बताने के लिए कि एनीड में किस तरह से एनियस ने डीडो को बिट्रे किया था। जो एक्टर थे एनियस, उन्होंने एक्ट्रेस जो थी डीडो, उनको किस तरह से बिट्रे किया था।
और ये एक्चुअली में उनका जो नेक्स्ट वर्क है लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसके बारे में उन्होंने थोड़ा स्लाइड सा हिंट दे दिया है कि किस तरह से मैन यूज टू बिट्रे विमेन एंड विमेन की अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में बताया है. In his dream, Chaucer finds himself in a glass temple filled with images of the famous and their deeds. An eagle acts as his guide. अब जो स्टोरी चल रही है इसमें एक ईगल जो है ये नरेटर के गाइड की तरह एक्ट करता है, ये उनकी हेल्प करता है. अब चौसर जिस जगह पे पहुंच चुके हैं वहाँ पे ये ईगल हेल्प करता है, उनको डिफरेंट जगह पे लेके जाता है और डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में बताता है. So, the term galaxy and Milky Way first appeared in this. अब ये जो बुक है द हाउस ऑफ फेम, इसमें सबसे पहले इन दोनों टर्म्स का यूज़ किया गया था, गैलेक्सी एंड मिल्की वे.